हेलो हाय नमस्कार साथियों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों क्या हाल चाल आप सबका, स्वागत है आप सबका यूपी उत्कर्ष चैनल पे। तो आज दिवाली है दोस्तों, और आज दीपावली पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं और पूरी उत्कर्ष की टीम आप सबके साथ हमेशा से है, और इस बार की दिवाली में आप सब सफल हो जाएं। अगली बार की जब भी दिवाली आप मनाएं तो उस दिन कोई ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट जॉब आपके पास ज़रूर हो, तो उस दिवाली का एक अलग मज़ा है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जब दिवाली पर आप, जिस दिन आपकी जॉब लग गई ना, वो हर दिन आप दिवाली मनाएंगे। वो आपको इंतज़ार नहीं करना है कि एक साल बाद जब अक्टूबर नवंबर आएगा दिवाली मनाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार अगर नौकरी लग गई ना, तो वो हर दिन आपके लिए, वो हर दिन होली, हर दिन दिवाली, हर रात दिवाली, हर दिन की दिन जो है वो होली है। तो एक अलग मज़ा है। स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस धरती पे, इस लाइफ पे इस बार आए हैं आप, तो स्टेबिलिटी होना चाहिए। जो मन करे वो आप खरीद सके, जो मन करे आप खा सकें, जो मन करे जहाँ वहाँ रह सकें, क्योंकि पैसा बहुत मैटर करता है, और पैसा सही तरीके से कमाया गया हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। पैसा कमाने वाले लोग तो बहुत है, बहुत लोग बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, और तरीका सही करने के लिए एक हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और 1 घंटे की क्लास हमारी ईवीएस और साइंस की दोस्तों क्लास होगी। तो आप सब बने रहें, और बिना पोल के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन कराएंगे। आप सबको बस पार्टिसिपेट करके आंसर देना है, फिर मैं आपको सही आंसर के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्षा जल संग्रहण क्या है ये आपको बताना है। पहले आप लोग अपने से दिमाग लगाइए। नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अवितेश, विनीत, विजय, बबलू, मुस्कान, सबको नमस्ते बेटा। पहले आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग इसका जवाब दें कि वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगा। वर्षा जल संग्रहण क्या है? चलिए बहुत बढ़िया। ए बी 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 सी, बहुत सारे लोग का सही भी आ रहा है, कुछ लोग का गलत भी आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा। वर्षा जल संग्रहण पूछा है, तो प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण नहीं होगा। यहाँ पे वर्षा जल का संग्रहण यदि पूछा है तो आंसर वर्षा जल ही होगा। जो बारिश के समय वर्षा हो रही है, काफ़ी सारी वर्षा होती है, काफ़ी सारी बारिश होती है, काफ़ी सारा जल का जमाव होता है, तो उस जल को एक तरीके से इकट्ठा करके उसका पुनः यूज़ करना, रिसाइकल करना, एक तरीके से वर्षा जल संग्रहण दोस्तों कहलाता है। क्लियर? ठीक है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों मूव ऑन करते हैं। एगमार्क का संबंध किससे है? कह रहा गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है, या उत्पादन से है। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आपको कराया है, जरा दिमाग लगाइए और इसका जवाब दीजिए। एगमार्क का संबंध किससे है, और यह कब लॉन्च हुआ था ये भी आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया। क्वेश्चन के सामने से मैं इसलिए हट जाता हूं जिससे आप क्वेश्चन देख पाए। एगमार्क का संबंध किससे है? चलिए तो आ चुका है आपका जवाब। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। एगमार्क एक्चुअल में दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ई-डबल-जी वाला एग मत लिख दीजिएगा। अगर एगमार्क आपको इंग्लिश में मिलेगा तो ऐसे लिखा रहेगा, एगमार्क। अब पूछ रहा है एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता, पैकेजिंग, संसाधन या उत्पादन। तो याद रखिएगा क्वालिटी से, गुणवत्ता से। कैसे देखते हैं? 1937 के अधिनियम के तहत 1937 के कृषि अधिनियम के तहत दोस्तों याद रखिएगा, के तहत कृषि उत्पादों का कृषि उत्पादों का यह एक प्रमाणन चिन्ह होता है, प्रमाणन चिन्ह होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों सीधा सा, एगमार्क का संबंध किससे है? तो कृषि प्रोडक्ट जो भी है, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, उनकी क्वालिटी से संबंधित है। अगर वह क्वालिटी है उनके अंदर, कृषि उत्पाद यदि उपभोग करने लायक है, तो वह उसके क्वालिटी से संबंधित होता है। तो एगमार्क का संबंध बेसिकली दोस्तों किससे होगा?
क्वालिटी से, गुणवत्ता से। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी को इसका जवाब नहीं पता होगा। तो 10-20 सेकंड 25 सेकंड का आपके पास समय होता है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। पर्यावरण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? चलिए, तो बहुत तेजी से आप लोग का जवाब आया, बहुत सारे लोगों ने बी जवाब दिया, सबका ऑलमोस्ट सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, या इसको बोलेंगे ईपीए। ईपीए का गठन जो है केंद्र सरकार ने इसलिए किया था, केंद्र सरकार ने इसका गठन 1986 में किया। क्यों किया, इसके लिए भी देख लीजिए क्यों किया गया था। तो याद रखिएगा, एक तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित एवं सुनिश्चित उपयोग के लिए, पहला रीजन ये था, संरक्षित एवं सुनिश्चित उपयोग के लिए। और दूसरा कारण दोस्तों, पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए, बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए। तो बेसिकली इन्हीं दो चीजों के लिए किया गया था। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी चल रही हैं, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उसका एक तरीके से संरक्षित और सुनिश्चित उपयोग हो, मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन ना हो, चीजें बस यूज में आए, एक्सप्लॉइट आप उसको ना करें, एक इसके लिए। और दूसरा दोस्तों पारित किया गया था पर्यावरण में जो बढ़ते एक तरीके से प्रदूषण है, इसको रोकने के लिए। ठीक है, 1980 में दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन एक तरीके से फॉरेस्ट पॉलिसी थी, इसका जो अमेंडमेंट किया गया 1988 में, इसको पुनः पारित किया गया था। ठीक है, वर्ष 2000 में नॉइज पोल्यूशन एक्ट बना था, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बोगड़ा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर या ए.के. बनर्जी? जल्दी से आप लोग का जवाब मैं इंतजार कर रहा हूं कि सही और सटीक जवाब आप लोग इसका दें। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बोगड़ा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर या ए.के. बनर्जी? बहुत बार आपने पढ़ा होगा चिपको आंदोलन। चलिए जल्दी से बताइए भाई। बताऊंगा आज। चलो बहुत बढ़िया। आइए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसका जवाब सबका सही है, सुंदरलाल बोगड़ा, लेकिन मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कुछ। देखिए, चिपको का मतलब होता है गले लगाना। चिपको आंदोलन एक तरीके से वन संसाधनों को बचाने के लिए था, महिलाओं का इसमें अहम योगदान था। याद रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट थी, सुंदरलाल बोगड़ा थी, इन लोगों के नेतृत्व में इसको बहुत बल मिला था। 1973 में ये चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1987 में इसको एक पर्यावरण सम्मति पुरस्कार भी दिया गया था इस चिपको आंदोलन को। बहुत सारी चीजें रिफाइन हुई, बदल गई चिपको आंदोलन के बाद। तो कहने का मतलब दोस्तों सीधा सा है, सुंदरलाल बोगड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट के एक तरीके से नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाया करते थे, इसीलिए इसको बोलते हैं चिपको। चिपको मतलब गले लगाना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 1973 में उत्तराखंड के
चमोली जिले से बहुगुणा जी एवं चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिएगा, शुरू हुआ था कब? तो 1973। याद रखिएगा 1973। क्लियर है? याद रखिएगा 1987 के आसपास इसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उस पुरस्कार का नाम आप लोग जरा गूगल कर लीजिएगा एक बार, पर्यावरण समिति पुरस्कार ही शायद कहते हैं उसे। इस आंदोलन को पुरस्कार कर सम्मानित भी किया गया था, पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। ठीक है ना? तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। अमृता देवी बिश्नोई जो है ये एक तरीके से बिश्नोई मूवमेंट, जोधपुर वाला 1730 वाला मूवमेंट था ना, तो खिजाड़ी वाला, पेड़ वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? चाय, रबड़, शहतूत या उपयुक्त सब? जल्दी से बताना है आपको, बस सोचना है आपको, थोड़ा सा सोचेंगे इसका जवाब आपको मिल जाएगा। वन संरक्षण, पर्यावरणीय वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? चाय, रबड़, शहतूत या सभी? चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जवाब सही आया, ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वन संरक्षण अधिनियम, ये वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। इसका संशोधन जो है 1988 में हुआ। 1988 में हुआ। तो गैर वन्य गतिविधि का मतलब है कि चाय, रबड़ और शहतूत, इन सब चीजों से एक तरीके से क्या होता है ना, तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारी चीजें बैन है। इसके अलावा और भी चीजें बैन है, जैसे कि सफेदा का पेड़, यूकेलिप्टस का पेड़। ये क्या करता है ना कि पानी के लेवल को घटाता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी एक तरीके से क्या करता है, फर्टिलिटी को कम करता है। इसलिए इन चीजों को गैर वन्य गतिविधि के खिताब से एक तरीके से नवाजा गया है और इनकी खेती गैर वन्य गतिविधि। लेकिन ऐसा लोग मानते कहाँ है, लोग ग्रो कराते हैं। देखो यूकेलिप्टस भी पानी के स्टेटा को कम करता है, मिट्टी को बैरन करता है, लेकिन सब लोग अपने खेतों के चारों तरफ उसको ग्रो करा है पैसा कमाने के लिए, है ना, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। सब लोग कर रहे हैं खेती। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सर्वाधिक हानिकारक है? कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी, फ्लोरीन या क्लोरीन डाइऑक्साइड? जवाब दीजिए जल्दी से भाई, क्या जवाब हो जाएगा? ओजोन परत के लिए सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है? दिमाग लगाइए भाई। ओजोन परत, तो ओजोन परत का काम मेनली क्या है बाबू? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तब तक आप लोग जवाब देते रहिए, मैं बता रहा हूं। समताप मंडल में पाई जाती है। इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फीयर भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट ऊंचाई अगर पूछा जाए 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों पाई जाती है। इसके अलावा मैं बता दूं कि ओजोन परत जो होती है ये O3 नामक गैस से मिलकर बनी होती है और ये सन से आने वाली हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको एक तरीके से वापस अंतरिक्ष में भेजने का काम करती है, एब्जॉर्ब करके वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। क्लियर है? इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया ये आपके लिए
ओजोन परत जो है ये आपके लिए अल्ट्रावायलेट रेज जो पराबैंगनी किरणें हैं ये आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि स्किन कैंसर जैसे रोगों को ये बढ़ावा देती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए ओजोन परत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन ओजोन छिद्र भी देखा गया 1985 में अंटार्कटिका रीजन साउथ पोल में, बहुत बड़ा, कई लाख स्क्वायर किलोमीटर में ओजोन छिद्र फैला हुआ है। तो ये क्लोरीनेटेड गैसेस की वजह से, किसकी वजह से? क्लोरीन। देखिए क्लोरीन जो है वो बहुत ही खतरनाक गैस है। एक क्लोरीन का जो अणु है ये मिलियंस ऑफ ओजोन के पार्टिकल्स को खत्म कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो CFC बेसिकली दोस्तों क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इसीलिए बैन कर दिया गया, इसका प्रोडक्शन, इसका यूज बैन किया गया। क्यों? क्योंकि अगर जो भी CFC आपके एनवायरमेंट में बन जाती है ना, उस CFC को आप खत्म नहीं कर सकते। कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे पास जिससे हम की क्लोरीनेटेड गैसेस को खत्म कर पाए, तो इसका यूज ही बंद कर दो। यही एकमात्र आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन और जवाब दीजिए। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या ओजोन? कम ऑन गाइस, जल्दी से। वैसे इसमें देखेंगे सही इसमें दो है, जलवाष्प दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है, ओजोन। लेकिन आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, जो ज्यादा सही है, करेक्ट है, जो ज्यादा करेक्ट है उसका जवाब आपको लगाना है। बस बात खत्म करिए। चलिए, हरितगृह गैस इनमें से कौन सी नहीं? हरितगृह प्रभाव पता है ना, हरितगृह गैसों की वजह से हरितगृह प्रभाव चालू है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरितगृह प्रभाव दोस्तों क्या होता है? तो मैंने बहुत बार बताया, पृथ्वी का रात में गर्म रहना ही हरितगृह प्रभाव कहलाता है। तो पृथ्वी का रात में गर्म रहना ही क्या है? तो हरितगृह प्रभाव कहलाता है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो पृथ्वी रात में अगर गर्म है तो यही हरितगृह प्रभाव कहलाता है। बहुत अच्छी चीज़ है। चंद्रमा पे आज जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पे हरितगृह गैसें नहीं है। तो समस्या ये है कि हरितगृह गैसों का जो कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, ये समस्या का विषय बना हुआ है। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी चलाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल था? क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 6 मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस थी, याद रखिएगा। जापान की क्योटो में, तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो गैसें, इनका उत्सर्जन कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड को भी स्थान नहीं मिला। पहला CO2, दूसरा मीथेन, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, परफ्लोरोकार्बन PFC, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 6 सबसे मेन है, याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से तो सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन दोनों। लेकिन मान लेते हैं ओजोन बिल्कुल भी आपके लिए हानिकारक एक तरीके से नहीं है ना। ओजोन वगैरह तो आजकल क्लोरीनेशन के जगह पे ओजोन ट्रीटमेंट भी आजकल वाटर वगैरह का भी किया जाता है। वाटर वगैरह में एक तरीके से बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ओजोन कोई हरितगृह गैस नहीं होती। वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड? वेरी नाइस क्वेश्चन, फंसाऊ क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए और जवाब दीजिए। कमेंट करिए भैया। भैया गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए जल्दी से। वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है? वेरी नाइस। वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं। हालांकि अगर वाहनों से देखा जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारी चीजें निकलती हैं। लेकिन याद रखिए अकेले वायु प्रदूषण का 50% कौन संभाला हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। और इसे एक तरीके से गला घोटू या दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो ये एक खतरनाक चीज है और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से वाहनों से निकलती है। क्यों? क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से ये उत्पन्न होती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड की एक और खास बात मैं आपको बता दूं। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक और खास बात दोस्तों ये है कि अगर ये कार्बन आपके ब्लड के संपर्क में आ जाए, आपके हीमोग्लोबिन के संपर्क में यदि ये आ गई, तो समझ जाइएगा कि आप में हाइपोक्सिया कंडीशन ये क्रिएट कर देगी। इसीलिए कहा था कि सिगरेट, गांजा वांजा जो लोग marijuana पीते हैं, तो वो चीज़ हानिकारक होती है क्योंकि उससे पूर्ण रूप से आप कार्बन मोनोऑक्साइड अपने अंदर ले जा रहे हैं और वो आपके सीधे सीधे लंग्स में जा रही है, डिपॉजिट हो रही है और सीधे सीधे आपके हीमोग्लोबिन में मिलकर आपके पूरे बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट कर रही है। कैंसर होने के चांसेस बने हैं। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन अगर रख दीजिए
मान लीजिए हमने हीमोग्लोबिन यहाँ पे रख दिया, और इस हीमोग्लोबिन को दो चीज़ें दो, एक तरफ ऑक्सीजन रखो और एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड रखो। ये 40 गुना तेजी से 40 गुना तेजी से हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। सब समझ जाइए आप। तो सिगरेट विगरेट का जो धुआं आप लोग ले रहे हैं, जो पी रहे हैं वो तो चलो यूज टू है, कुछ लोग पीने में साथ में जाते हैं कि हाँ भाई पीने चल रहे हैं, आओ साथ चलते हैं, तो दे आर द पैसिव स्मोकर। और पैसिव स्मोकर इज मोर इंजूरियस इन कंपैरिजन टू एक्टिव स्मोकर। पैसिव स्मोकिंग यदि आप कर रहे हैं तो ये समस्या का विषय है, इसको अभी अभी बंद करिए। ऐसे दोस्तों के साथ पीने खाने के लिए बिल्कुल मत जाइए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मेथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है इनमें से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? कोयले की खदान, आर्द्र भूमि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताना है आपको जवाब इसका। कमेंट करिए भाई और बात मत करिए। चले भाई, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि मेथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है? कोयले की खदान से, आर्द्र भूमि से। तो सही जवाब देखिए, आप लोग को वेटलैंड तो पता ही रहा होगा कि वेटलैंड से निकलती है। आपको ये नहीं पता रहा होगा कि कोयले की खदान से भी जो मेथेन है वो उत्सर्जित होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोयले की खदान से भी मेथेन गैस उत्सर्जित होती है। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उनमें से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है? खमीर, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा या प्लेनेरिया? रीजनरेशन और बडिंग के द्वारा प्रजनन कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। खमीर है, प्लाज्मोडियम है, हाइड्रा है या प्लेनेरिया है? चलिए, तो रीजनरेशन और बडिंग के द्वारा प्रजनन कर सकता है खमीर, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा या प्लेनेरिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खमीर वगैरह ये सब क्या होते हैं? खमीर वगैरह एक तरीके से फंजाई होता है, ईस्ट होता है, इन सब में बडिंग होती है, लेकिन रीजनरेशन नहीं होता है ना। स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, बीजाणुओं का जनन करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? हाइड्रा। हाइड्रा आपने देखा होगा एक सीलेंट्रेटा का जंतु होता है। हाइड्रा क्या होता है? सीलेंट्रेटा का जंतु होता है, याद रखिएगा। बडिंग का मतलब भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है, इसमें याद रखिएगा। तो सीलेंट्रेटा का जंतु होता है। सीलेंट्रेटा का जंतु होता है, कुछ ऐसा जंतु होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा जंतु होता है ये। चलिए, ये बडिंग का मतलब है कि यहाँ से एक उभार निकलेगा और इसी उभार से एक नए हाइड्रा का जन्म हो जाएगा, ठीक है। और रीजनरेशन का मतलब सीधा सा होता है कि कोई भाग काट दीजिए तो नया फिर से रिजनरेट हो जाए, बन जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रीजनरेशन। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? हाइड्रा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चला जाए, आ जाओ भैया। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी? अच्छा क्वेश्चन है भाई, आसान सा क्वेश्चन है, कम से कम इसका तो जवाब दे ही दो तुम लोग, है ना, कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है।
वो हम लोग सही कर रहे थे। अभी टेक्निकल इशू अपना रिजॉल्व हो गया। 1 सेकंड का मुझे समय आप लोग और देंगे तो मैं क्लास को आसानी से शुरू कर पाऊंगा। चलिए, तो दोस्तों मैं कह रहा था घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एटलीस्ट इसका जवाब तो आप लोग का सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। देखिए, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी एक्चुअल में सुंदरता के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों, इसको ब्यूटी के अध्ययन को, सुंदरता के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी दोस्तों किसको कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को। तो कैंसर के अध्ययन को दोस्तों क्या कहता है, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ट्रोमेटोलॉजी, ट्रॉमा में जाना, कहते हैं ना ट्रॉमा में चला गया, किसी चोट की वजह से ट्रॉमा में जाना। ट्रोमेटोलॉजी एक तरीके से घाव का अध्ययन होता है। डर्मेटोलॉजी स्किन या त्वचा का अध्ययन। ठीक है, सॉरी गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किस तत्व की कमी से घेगा रोग हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देना है आपको। किस तत्व की कमी से घेगा रोग होता है। कैल्शियम, कैल्शियम, आयोडीन या बोरान। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि घेगा रोग जो होता है ये कहां पे होता है, गले में स्वेलिंग आ जाती है। गले में एक ग्लैंड होती है, इसका नाम है थायराइड ग्लैंड, या इसे बोलेंगे अवटु ग्रंथि। ठीक है, अवटु ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, आपके शरीर में मिनरल एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, खनिजों के अवशोषण को मेंटेन करता है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जल के अवशोषण को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। लेकिन इसको एक मिनरल है वो चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी थायराइड प्रॉपर एकदम काम करती रहे तो आपको खाने में सिर्फ आयोडीन लेना है, बस, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, इसको सिर्फ आयोडीन चाहिए। यदि आप 16 से 20 मिलीग्राम 16 से 20 मिलीग्राम आयोडीन यदि आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं दोस्तों, तो आपका थायराइड अच्छे से काम करेगा, आपको घेगा बिल्कुल नहीं होगा। आयोडीन आपको नमक से मिल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा या कम अगर आप लेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा तो आपको घेगा रोग हो जाएगा। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। नाक, मस्तिष्क, आंख या हृदय। आसान क्वेश्चन है, बताइए। अल्जाइमर रोग बताया भी मैंने, कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से ये होता है। अल्जाइमर रोग, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए, अल्जाइमर रोग को कहते क्या है, इसको डिमेंशिया कहते हैं। अब डिमेंशिया तो आप लोग समझते होंगे, इसे कहते हैं भूलने की बीमारी। इसे आदमी भूल जाता है, अपना नाम तक भूल जाता है, कहाँ है मम्मी पापा, मोबाइल नंबर, सब कुछ भूल जाता है। शादी ब्याह हुआ है कि नहीं, यूँ नहीं याद रहता, कुछ नहीं याद रहता। होता कैसे, मैं आपको बता दूं, हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब समझते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ऐसे रसायन जो आपके मस्तिष्क को संकेत देने का काम करते हैं। तो दो सबसे फेमस, एक का नाम है डोपामीन या डोपामाइन भी कह सकते हैं, और एक का नाम है एसिटल कोलिन। एक का नाम है डोपामाइन, एक का नाम है एसिटल कोलिन। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर मिलके क्या करते हैं, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर मिलके आपके शरीर के व्यवहार को, आपकी नींद को, आपके स्वप्न को, आपकी याद रखने की क्षमता को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए किसकी कमी से स्पेशली अल्जाइमर होगा, तो एसिटल कोलिन। क्लियर, प्रभावित करेगा किसको, मस्तिष्क को। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B1। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा किसका रासायनिक नाम इसमें से थायमीन है, आपको बताना। सोचिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए, किसका नाम थायमीन होगा, ये आपको बताना है। कम ऑन, हरी अप गाइस, कुछ तो बात ही कर रहे हैं, बात नहीं करना है बाबू। गुड इवनिंग, आपको भी हैप्पी दिवाली। हम पड़ाका बुलाइए आज जाके, चकरी नचाइए, छुरछुरिया जलाइए, गड्ढा जलाइए, सड़क पताली उड़ाइए, उड़ाते रहिए।
चलिए, तो इनमें से किसका रासायनिक नाम थायमीन है? थायमीन एक विटामिन का नाम होता है दोस्तों, किसका? बी कॉम्प्लेक्स एक विटामिन है। अब बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे बी होते हैं, B1 होता है, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B17, बहुत सारे हैं। तो किसका रासायनिक नाम थायमीन है? देखो, सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, सी को बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, B1 को बोलते हैं थियामीन या थायमीन, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? थायमीन पूछा था ना। चलो, इसकी कमी से रोग बता दो। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B1 या थियामीन की कमी से रोग कौन सा होता है, कमेंट करो, कौन सी बीमारी होगी बाबू? चलो मैं बता देता हूं, बेरी बेरी रोग, छाले पड़ जाते हैं इसमें, मुंह वगैरह में, गर्दन वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन, केराटिन, कैसीन या ऑक्सीटोसिन? बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या बोलेंगे? ट्रिप्सिन, केराटिन, कैसीन या ऑक्सीटोसिन? कम ऑन गाइस, जल्दी से आपको जवाब देना है, आसान है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या जवाब हो जाएगा। बाल जिस प्रोटीन का बना है, अब आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखिए, ट्रिप्सिन कुछ लोग लगा रहे हैं, ए जवाब दे रहे हैं, तो उसको मैं बताना चाहता हूं भैया उन लोगों को, ट्रिप्सिन एक्चुअल में एंजाइम है, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है दोस्तों। और ट्रिप्सिन का बेसिक काम मैं आपको बता दूं, ये प्रोटीन का पाचन करती है। किसका पाचन करेगी भैया? तो ये प्रोटीन का पाचन करती है। सही जवाब हो जाएगा केराटिन। केराटिन एक संरचनात्मक प्रोटीन है। क्या है? संरचनात्मक प्रोटीन होती है। कैसीन कहाँ होता है? जल्दी से बता दो, कैसीन, कैसीन क्या है जी बता दो, कमेंट करो भैया, व्हाट इज कैसीन। और गलत नहीं होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन तो पता होगा, लेकिन कैसीन बता दो। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, महिलाओं में ज्यादातर स्रावित होता है, जिससे आजकल सब्जियों के ग्रोथ को भी बढ़ाया जा रहा है और दूध वाले पशुओं का दूध भी बढ़ाया जा रहा है इसकी वजह से। ठीक है, कैसीन बताओ जल्दी से, कमेंट करो। बिल्कुल, एक आध दो लोग का आया से। दूध का रंग सफेद, दूध का रंग सफेद किसकी वजह से होता है? कैसीन के कारण होता है। ठीक है, तो कैसीन एक्चुअल में दोस्तों क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है बाबू? तो यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है। क्लियर है बात? आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन से पहले आपको एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जिस प्रकार से आज दिवाली है और आज एकदम भैया मन नहीं लग रहा होगा तुम लोग का ना पढ़ाई वढ़ाई में, तो चलो कोई बात नहीं, एक दिन मना लो आप लोग, दिवाली मनाओ एक दिन, जरूरी है सबको छुट्टी। लेकिन इस उत्कर्ष दिवाली पर, इस दिवाली पर उत्कर्ष आपके लिए बहुत ही खतरनाक ऑफर और खतरनाक धमाका लेके आया है। ट्रिपल धमाका ऑफर 24 से 3 नवंबर, जो कि 24 तारीख से शुरू है और 3 नवंबर तक चलेगा। उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट है भैया। जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं 90% तक का डिस्काउंट है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है आपको। इसके अलावा रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ, तो इससे जुड़ना ना भूलें। और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। तो प्ले स्टोर से उत्कर्ष एप्लीकेशन का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए उत्कर्ष क्लासेस का, और उत्कर्ष क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उस पर जाकर आप ऑफर ले सकते हैं। बाकी टोल फ्री नंबर भी रहता है, आप उस पर भी कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन्स? दाल, जो अरहर की दाल खा रहे हैं, मूंग की दाल खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, तो ये दाल जो है बेसिकली किसके सोर्सेज होते हैं ये आपको बताना है। फैट का होती हैं, प्रोटीन का होती हैं, कार्बोहाइड्रेट का होती है, विटामिन्स का होती है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं पता होगा। चलो, आप लोगों ने सही जवाब देना शुरू किया। सबको पता है कि दालें किसका अच्छा स्रोत है दोस्तों, तो प्रोटीन का। लेकिन दाल में अगर मैं पूछ लूं कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती तब क्या बताओगे? अब किसी का जवाब आए तो उसको मिलेगा एक सुतली बम गिफ्ट के तौर पे। बताइए, दाल में कौन सी प्रोटीन दोस्तों पाई जाती है? प्रोटीन का तो बेस्ट सोर्स है, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन भी सबसे ज्यादा दाल में ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का कंटेंट इन्हीं को ज्यादा चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम इनका है। लेकिन प्रोटीन का नाम बता दो कि कौन सी प्रोटीन इसमें ज्यादा पाई जाती है, ये बताना है। किसी का जवाब नहीं है भाई। चलो, मैं लिखने जा रहा हूं, अब जवाब आएगा प्रोलामीन। याद रखिएगा, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इसमें? तो प्रोलामीन प्रोटीन दोस्तों इसमें पाई जाती है। कौन सी? प्रोलामीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूख एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? ऑप्टिक लोब, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला या अग्र मस्तिष्क? सोचिए पहले इसको। भूख एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कहां पर दोस्तों स्थित होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्टिक लोब, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला या अग्र मस्तिष्क? कम ऑन गाइस, जल्दी से बताइए। भूख एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित? पहला तो ऑप्टिक लोब दिया हुआ। अब ऑप्टिक लोब नाम से आपको समझ में आ रहा है, ऑप्टिक मतलब एक तरीके से विजन होता है मेरे भाई। ऑक्सीपिटल लोब के बारे में बात हो रही है, विजन से संबंधित है, ये दिखावट से, देखने से संबंधित, आइज से। सही जवाब दोस्तों हो जाएगा हाइपोथैलेमस या अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम में स्थित एक छोटी सी ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए, क्योंकि पिट्यूटरी भी यहीं से कंट्रोल होती है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि का मास्टर कहा था। इसके अलावा क्या क्या कंट्रोल होता है यहां से ये भी देख लीजिए। भूख, प्यास, उत्तेजना, खुशी, दुख, घृणा, तापमान, अंतःस्रावी तंत्र मतलब पूरा का पूरा हार्मोन सिस्टम सब यहीं से कंट्रोल होता है। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। मेड्यूला क्या है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा एक तरीके से दोस्तों क्या है? तो मेड्यूला एक तरीके से अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है? बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रासनली या आमाशय? सबसे लंबा पूरा आहार नाल कितने फीट का होता है? तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ, 33 फीट का। पूरा आहार नाल 33 फीट का होता है। मैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना रहा हूँ, अब बताओ तुम कि कमेंट करके सबसे लंबा मार्ग कौन सा है। तब तक मैं डायग्राम कंप्लीट करता हूँ। चलो, तुम इसमें से समझ के भी, देख के भी आंसर दे सकते हो अगर तुम दिमाग लगा लोगे तो। चलिए, तो ये बन गया आपका पाचन तंत्र दोस्तों। ठीक है ना, ये पाचन तंत्र बन गया आपका। अब यहाँ पर आपकी कौन सी ग्लैंड होती है? ये होती है आपकी पैंक्रियाज, अग्नाशय, और ये होती है दोस्तों आपकी लीवर। ठीक है, ये आपकी दोस्तों कौन सी होती है? लीवर होती है। ये आपका माउथ वाला पार्ट है, जहाँ पे लार और जीभ होती है। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ना, ये वाला होता है। देखो, ये पेट यहाँ से खत्म हो रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं छोटी आंत। ये कुंडलित संरचना होती है। अकेले 20 से 25 फीट है मेरे भाई, अकेले 20 से 25 फीट। पूरा हार नाल 33 फीट
और ये अकेले 20 से 25 फीट। सोचिए, तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, छोटी आंत। ठीक है, चलो। और सबसे ज्यादा पाचन भी यही पे होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? रेनिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या कैरेटिन? बताइए। पाचक एंजाइम नहीं है ना, ये पूछा ना? हाँ ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा तो इसमें पाचक एंजाइम में दिख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, पूछा नहीं है। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, रेनिन। अब रेनिन के बारे में मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि रेनिन एक प्रोटीन को पचाने वाली एंजाइम है, प्रोटीन की एंजाइम है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। पूछा नहीं है, ये तो गलत हो गया। ट्रिप्सिन, प्रोटीन की एंजाइम, छोटी आंत में निकलती है, अग्नाशय से आती है, ये भी प्रोटीन की एंजाइम है। सिन कहीं भी लगा रहे समझ जाओ प्रोटीन की एंजाइम है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, है ना, सब क्या है, प्रोटीन की एंजाइम है। टाइलिन, टाइलिन की एंजाइम है, लार में पाई जाती है। ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या स्टार्च का पाचन करती है। सही जवाब हो जाएगा कैरेटिन। कैरेटिन एक्चुअली एक तरीके से लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कैरेटिन वगैरह जो होता है ये लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे गाजर का रंग लाल होता है किसकी वजह से, कैरेटिन वगैरह के काला। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं आज का। इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है? ये जवाब आपको देना है। दिमाग लगाओ, इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है? चलिए कमेंट करिए भैया। चलिए बहुत बढ़िया, तो आ गया होगा जवाब आप सबका। ये देखते हैं कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में चेंज। देखिए लैक्टेज ये सब तो कार्बोहाइड्रेट की है, यूरियस, जाइमेज ये सब कार्बोहाइड्रेट की। सही जवाब हो जाएगा तो अच्छा देखिए यहाँ पर ट्रिप्सिन दिया ही नहीं है, सही जवाब होता है ट्रिप्सिन। याद रखिए, अब ट्रिप्सिन नहीं तो पेप्सिन, एक ही एंजाइम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली। सही जवाब होता है ट्रिप्सिन, याद रखिएगा, जो छोटी आंत में निकलती है पैंक्रियाज की। लेकिन अब अगर वो नहीं दिया हुआ है तो दूसरी प्रोटीन की एंजाइम लगा सकते हो आंसर। और दूसरी प्रोटीन की एंजाइम तुम्हें कौन सी दिख रही है यहाँ पे, तो दूसरी प्रोटीन की एंजाइम तुम्हें दिख रही है यहाँ पे पेप्सिन। ठीक है, जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादातर निकलती है। सॉरी छोटे बच्चों में रेनिन निकलती है, ये अडल्ट्स में निकलती है, वयस्कों में निकलती है, पेट में निकलती है। ठीक है, चलिए तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी दीपावली के साथ आप सब हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं और अगली दीपावली में आप सबको नौकरी मिले, हमारी भगवान से सिर्फ और सिर्फ यही मनोकामना है। माँ लक्ष्मी, माँ गणेश आप सबके जीवन में एक तरीके से खुशियाँ समर्पित करें और आप सब धूमधाम से इस दिवाली का लाभ लें। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।